क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है? कभी कभी हम खुद को ही समझ नहीं पाते। क्यों हम किसी से बिना वजह नफरत करने लगते हैं? क्यों किसी की तारीफ सुनकर दिल में जलन सी होती है? क्यों हम भीड़ में होते हुए भी अकेले महसूस करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम वाकई जानते हैं कि हम कौन हैं? अगर आपके मन में भी कभी ऐसे सवाल उठे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी जिज्ञासा खुद को जानना है। तो आइए डिकोड ह्यूमन नेचर की इस यात्रा में गहराई से उतरते हैं, जहां हम समझेंगे इंसानी सोच, भावना, व्यवहार और उसके पीछे छिपा विज्ञान। दोस्तों, ये ऑडियो बुक आप किस राज्य से सुन रहे हैं? कमेंट करके अपना नाम जरूर लिखें और रीएडिफाई हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी तरह की ऑडियो बुक्स ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक। अध्याय 1, इंसानी स्वभाव, पैदाइश या परवरिश। जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो एक सवाल बार बार उठता है, क्या हम वैसे होते हैं जैसे हम पैदा होते हैं, या हमारे आसपास के लोग और परिस्थितियां हमें ऐसा बना देती हैं? यह सवाल केवल एक दार्शनिक बहस नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में गहरे असर डालता है। मान लीजिए आप दो जुड़वां बच्चों को देखते हैं जो शारीरिक रूप से एक जैसे हैं, जिनके जेनेटिक्स, डीएनए एक जैसे हैं। अगर इन्हें दो अलग अलग परिवारों में पाला जाए तो क्या उनके व्यक्तित्व भी एक जैसे होंगे? क्या एक बच्चा अपने परिवार की परवरिश से वही गुण सीख सकता है जो दूसरा बच्चा किसी और परिवार में सीख रहा है? यह सवाल इंसानी स्वभाव की जटिलता को समझने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक इस बहस को नेचर वर्सेस नर्चर कहते हैं। इसका मतलब है कि क्या हम जैसे हैं वह हमारे जन्म से निर्धारित है, नेचर, या फिर हमारे जीवन के अनुभव, हमारे समाज और हमारी परवरिश हमें बनाते हैं, नर्चर। पहली प्रकृति, पैदाइश, जेनेटिक्स। हमारे शरीर में हर एक गुण, चाहे वह हमारी आंखों का रंग हो, हमारी ऊंचाई हो या हमारी शारीरिक ताकत, यह सब हमारे जीन्स से तय होते हैं। इसी तरह हमारे व्यक्तित्व का भी एक हिस्सा हमारे जीनों से निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग स्वभाव से ही शांत और गंभीर होते हैं, जबकि कुछ लोग अत्यधिक जोशीले और सामाजिक होते हैं। ये गुण जन्मजात हो सकते हैं, जो हमारी जैविक संरचना का हिस्सा होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि हम जिन गुणों से पैदा होते हैं वे हमारी मानसिक स्थिति, सोचने का तरीका और यहां तक कि हमारी शारीरिक प्रतिक्रिया तक को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ बच्चे स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं, जबकि कुछ दूसरों के मुकाबले कम डरते हैं। यह उनके जीन का प्रभाव हो सकता है। 2, नर्चर, परवरिश, सामाजिक और पारिवारिक प्रभाव। हालांकि जीन का प्रभाव महत्वपूर्ण है, लेकिन इंसानी स्वभाव का दूसरा बड़ा हिस्सा परवरिश है। हम जिन परिवारों में बड़े होते हैं, जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, जिन समाजों में रहते हैं, उन सब का हमारे स्वभाव पर गहरा असर पड़ता है। हमारा माहौल और हमारे अनुभव हमें आकार देते हैं। जब एक बच्चा प्यार और सहानुभूति से बड़ा होता है तो उसे दूसरों से जुड़ने में कोई समस्या नहीं होती। वहीं यदि किसी बच्चे को बचपन में उपेक्षा, हिंसा या भावनात्मक आघात झेलना पड़ता है तो वह अवचेतन रूप से खुद को दूसरों से अलग रखता है। यही कारण है कि अक्सर देखा जाता है कि कोई बच्चा अपनी जीवन शैली में आत्मविश्वास और पॉजिटिविटी दिखाता है, जबकि दूसरा उसी माहौल में नकारात्मक विचारों और डर के साथ बड़ा होता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है हमारे सामाजिक संबंध। अगर किसी बच्चे को समर्थन, प्यार और प्रोत्साहन मिलता है तो वह स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास से भरा होता है। वहीं जो बच्चा उपेक्षा का शिकार होता है वह अपने आप को असुरक्षित और कमतर महसूस कर सकता है। 3, पैदाइश और परवरिश का तालमेल। तो क्या इसका मतलब है कि हम पूरी तरह से अपने जीन या पूरी तरह से अपने अनुभवों से प्रभावित होते हैं? जवाब यह है कि दोनों का असर होता है। इंसानी स्वभाव किसी एक चीज से तय नहीं होता, बल्कि यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें पैदाइश और परवरिश दोनों का योगदान होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा जन्म से ही एक शांत और शारीरिक रूप से मजबूत है तो उसे ऐसे माहौल में बढ़ने की जरूरत है जो उसकी क्षमता को बढ़ावा दे। वहीं अगर किसी बच्चे का स्वभाव शर्मीला है तो उसे एक ऐसा वातावरण चाहिए जो उसे खुद को व्यक्त करने का मौका दे। यही कारण है कि हम जिस माहौल में रहते हैं वह हमारे स्वभाव को आकार देता है। इसलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि किसी व्यक्ति का स्वभाव और व्यवहार सिर्फ उसके जन्म से निर्धारित नहीं होता, बल्कि यह उस व्यक्ति के अनुभवों और उसके जीवन के कई पहलुओं से जुड़ा होता है। जब हम किसी दूसरे इंसान के व्यवहार को समझते हैं तो यह जरूरी नहीं कि वह स्वाभाविक रूप से ऐसा हो सकता है कि उसके अनुभवों ने उसे ऐसा बना दिया हो। 4, स्वभाव में बदलाव और विकास। यह भी महत्वपूर्ण है कि इंसान का स्वभाव स्थिर नहीं होता। समय के साथ इंसान अपने अनुभवों से बदलता है। जब हम अपने अनुभवों को समझने और उन्हें सही दिशा में उपयोग करने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को बदल सकते हैं।
इंसान का स्वभाव लगातार विकसित होता है और यह किसी निश्चित दिशा में बढ़ सकता है, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक। इसलिए अगर हम जानना चाहते हैं कि हम कैसे बने हैं, तो हमें यह समझना होगा कि हमारा स्वभाव कैसे विकसित हुआ है और हम इसे किस दिशा में ले जा सकते हैं। इस अध्याय का संदेश यही है कि इंसान का स्वभाव न तो केवल पैदाइश से तय होता है, न ही केवल परवरिश से। ये दोनों का मिश्रण होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम खुद को बदलने की शक्ति रखते हैं और हमें अपने जीवन के अनुभवों से सीखने और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम खुद को समझते हैं तो हम अपनी यात्रा में आने वाली चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अपने स्वभाव को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। हमारे जीन से जो शुरू होता है वह हमारे अनुभवों से परिष्कृत होता है और यही सच्ची इंसानी स्वभाव की प्रक्रिया है। हम हर दिन हजारों विचारों से गुजरते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 60,000 से ज्यादा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से 90% विचार वही होते हैं जो हमने कल भी सोचे थे। यानी हम बार बार एक ही सर्कल में घूमते हैं, एक ऐसी मानसिक भूल भुलैया में जहां से निकलना आसान नहीं होता। सवाल यह है, क्या हम सोच को कंट्रोल करते हैं या सोच हमें? इंसानी सोच कोई सीधी रेखा नहीं होती। ये एक उलझी हुई प्रक्रिया है जिसमें भावनाएं, अनुभव, आदतें और स्मृतियां आपस में गुथी होती हैं। जब हम सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लॉजिक से चल रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी सोच का बड़ा हिस्सा भावनाओं से संचालित होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई हमें ताना मारता है तो हम तुरंत गुस्से में आ जाते हैं। भले ही दिमाग कहे कि इग्नोर करो, लेकिन दिल कहता है कुछ बोलो। यही भावनात्मक प्रतिक्रिया हमारी सोच पर हावी हो जाती है। इंसानी सोच 3 स्तरों पर काम करती है। 1, चेतन, कॉन्शियस माइंड। यह वो हिस्सा है जिससे हम जागरूक होकर सोचते हैं, जैसे मैं आज क्या पहनूं, जिरेनिया, मुझे ये जवाब देना चाहिए या नहीं। दूसरा, अवचेतन, सबकॉन्शियस माइंड। यह वो हिस्सा है जहां हमारी आदतें, विश्वास और बार बार दोहराए गए अनुभव जमा होते हैं, जैसे कि बिना सोचे गाड़ी चलाना या तनाव में होते ही नाखून चबाना। 3, अचेतन, अनकॉन्शियस माइंड। यह हमारी सोच का वो गहरा तहखाना है जहां हमारे बचपन के डर, दबी हुई इच्छाएं और अनजाने भाव छिपे होते हैं। हम उन्हें जानते नहीं, लेकिन वे हमारी सोच और व्यवहार को चुपचाप नियंत्रित करते रहते हैं। हमारी सोच में सबसे बड़ी बाधा होती है बायसेस, यानी पूर्वाग्रह, जैसे कॉन्फर्मेशन बायस। हम उन्हीं बातों पर भरोसा करते हैं जो हमारी सोच से मेल खाती हो और बाकी को नजरअंदाज कर देते हैं। जब कोई कहता है कि लोग बदलते नहीं, तो वो दरअसल अपने अनुभवों से निकले पूर्वाग्रह को सोच का हिस्सा बना चुका होता है। इसी तरह हम किसी को पहली नजर में अच्छा या बुरा मान लेते हैं और फिर उसी लेंस से उसकी हर बात को जांचते हैं। यह कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। सोच की भूल भुलैया में एक और खतरनाक मोड़ है ओवर थिंकिंग। हम छोटी सी बात को बार बार सोचते रहते हैं, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। कंपोनेंट प्लेसमेंट, अगर मैं ये कर लेता तो क्या होता। कंपोनेंट प्लेसमेंट, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये सोच हमें वर्तमान से काट देती है और एक मानसिक कैद में डाल देती है जहां चिंता और ग्लानि लगातार हमारे अंदर चलती रहती है। लेकिन सोच को समझना और सुधारना संभव है जब हम सोचने के तरीके पर सवाल उठाते हैं। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, क्या यह सच में सही है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है। तब हम सेल्फ अवेयरनेस की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, जर्नलिंग और ओपन कॉन्वर्सेशंस जैसे साधन हमें अपनी सोच को देखने का आईना देते हैं। एक और सच ये है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। अगर हमारी सोच नकारात्मक, डर से भरी और सीमित है तो हमारी जिंदगी भी वैसी ही बनती जाती है। लेकिन जब हम अपने विचारों को साफ करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारी भावनाएं और जीवन दोनों बदलने लगते हैं। तो इस अध्याय का सार यही है, सोच सिर्फ दिमाग की प्रक्रिया नहीं है, ये आत्मा का नक्शा है जिसे समझकर ही हम अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। हम सोच को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसे समझकर दिशा जरूर दे सकते हैं और यही पहला कदम है इस जटिल भूल भुलैया से बाहर निकलने का। अगर आप चाहें तो अगला अध्याय अभी भेजूं। अध्याय 3, भावना बनाम तर्क, कौन जीतता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और। एक तरफ भावनाएं हमें खींच रही होती हैं, दूसरी तरफ तर्क हमें रोक रहा होता है। हम कशमकश में फंसे होते हैं, करें या ना करें, माफ करें या छोड़ दें, भरोसा करें या सावधान रहें। इंसानी दिमाग को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, भावनात्मक दिमाग, इमोशनल ब्रेन, और तार्किक दिमाग, रैशनल ब्रेन। भावनात्मक दिमाग हमारे आदिम जीवन का हिस्सा है
यही हमें खतरे से बचाता है, प्यार कराता है, डराता है और प्रेरणा देता है। वहीं तार्किक दिमाग धीरे धीरे विकसित हुआ, यही सोचता है, प्लान करता है, विकल्पों की तुलना करता है। लेकिन जब कोई स्थिति बहुत तीव्र होती है, जैसे अपमान, धोखा, प्यार या खतरा, तब तर्क अक्सर कमजोर पड़ जाता है। उदाहरण के लिए, जब हमें किसी ने धोखा दिया हो तो दिमाग कहता है माफ कर दो, आगे बढ़ो, लेकिन दिल कहता है नहीं, इसे सबक सिखाना है। जब कोई नया अवसर सामने आता है तो दिमाग कहता है जोखिम मत लो, लेकिन दिल कहता है ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यही वो युद्ध है जो हर इंसान के भीतर चलता रहता है। दोस्तों, अगर आप हमारी ऑडियो बुक को यहाँ तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जरनामी अभी तक लाइक नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, हमारा एक कोर्स है जिसका नाम 21 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट, जिसमें आपको 21 दिनों की एक मास्टर प्लान दिया जाएगा जो आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा, अर्थात आपको पूरा बदल कर रख देगा। इसमें वह चीज बताई गई है जो 95% लोग नहीं जानते हैं। इस कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करना, आपकी लाइफ चेंजिंग कोर्स साबित होगा। और हमारा एक व्हाट्सएप का ऑफिशियल चैनल ग्रुप है जिसमें 3000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और तो टेलीग्राम पर लगभग 500 से भी ज्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका और हमारा कनेक्शन हमेशा बना रहे। और तो और, आप टेलीग्राम ग्रुप पर हर दिन कुछ ना कुछ सकारात्मक कोट वीडियो पोस्ट कर सकते हो। इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर फॉलो कर लेना। चलिए अब अगले चैप्टर पर चलते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे ऑडियो को यहाँ तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक इस ऑडियो बुक को लाइक नहीं किया, उन सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसी ऑडियो बुक बनाने में रिसर्च, मेहनत और समय काफ़ी ज़्यादा लगता है, और अगर आप लाइक कर देते हो तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत आपके काम आती है। मुझे पता है आप में से बहुत से ऐसे हैं जो लाइक कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि लाइक करने के पैसे करते हैं और वो लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम पर एक चैनल है, आप वहां पे फॉलो कर लीजिए। वहां पर आप हमसे डायरेक्टली कुछ ना कुछ बात कर सकते हो, और उसे ग्रुप में आप कुछ भी पॉजिटिव फोटो, वीडियो, कोट्स पोस्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी चैनल है, जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस युद्ध में अक्सर भावनाएं जीतती हैं क्योंकि वे तेज होती हैं और तुरंत प्रतिक्रिया देती हैं। एमिडाला नाम का ब्रेन हिस्सा जो भावनाओं को संभालता है, खतरे को सेकंडों में पहचान लेता है और शरीर को अलर्ट कर देता है। तर्क शक्ति बाद में आती है, सोचने और विश्लेषण करने में समय लेती है। इसलिए गुस्से में हम वो बातें बोल जाते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है, और डर के मारे हम वो फैसले नहीं ले पाते जो भविष्य बदल सकते हैं। भावनाएं बुरी नहीं होती, वे हमें इंसान बनाती हैं। प्यार, करुणा, दुख, खुशी, ये सभी वो ताकतें हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। लेकिन जब भावनाएं नियंत्रण से बाहर होती हैं तो वे हमारी निर्णय क्षमता को बिगाड़ देती हैं। इसी कारण कई बार लोग ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उनकी जिंदगी को गलत दिशा में मोड़ देते हैं। दूसरी तरफ, अगर हम सिर्फ तर्क के भरोसे चलें तो जिंदगी बेरंग हो जाती है। सोचिए, अगर माँ सिर्फ तर्क से बच्चे की देखभाल करे तो क्या वही ममता महसूस होगी? अगर दोस्ती सिर्फ फायदे और लॉजिक पर टिकी हो तो क्या उसमें अपनापन होगा? इसलिए जरूरी है कि भावना और तर्क के बीच संतुलन बनाया जाए। इस संतुलन की कुंजी है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना। जब हम भावनाओं को दबाते नहीं बल्कि उन्हें समझते हैं, तभी हम सही फैसले ले पाते हैं। इस अध्याय का सार यही है, तर्क हमें दिशा देता है लेकिन भावना हमें गति देती है। दोनों के संतुलन से ही एक परिपक्व इंसान बनता है। भावना और तर्क, ये युद्ध हमेशा चलेगा, लेकिन जब आप इसे समझ लेते हैं तब आप लड़ने के बजाय दोनों को अपनी ताकत बना सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अगले अध्याय में उतरने के लिए? अध्याय 4, अनजानी आदतें जो हमें कंट्रोल करती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा बिना सोचे समझे जीते हैं? सुबह उठने के बाद मोबाइल चेक करना, ब्रश करते हुए किसी बात में खो जाना, बिना सोचे एक ही रास्ते से ऑफिस जाना, गुस्से में तुरंत पलटकर जवाब देना, ये सब आदतें हैं और इनमें से ज्यादातर हमें याद भी नहीं रहती।
क्योंकि ये हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड द्वारा संचालित होती है। एक रिसर्च के अनुसार हमारी लगभग 80% से 90% दिनचर्या आदतों पर आधारित होती है। यानी हम सोचते हैं कि हम निर्णय ले रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे पुराने अनुभवों, यादों और दोहराए गए व्यवहारों का एक ऑटो पायलट मोड हमारी जिंदगी चला रहा होता है। यह ऑटो पायलट हमें बार बार उसी ढंग से सोचने, प्रतिक्रिया देने और जीने के लिए मजबूर करता है। इन आदतों की सबसे बड़ी चालाकी यह है कि ये चुपचाप बनती है। जब हम बार बार किसी काम को एक ही तरीके से करते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक शॉर्टकट में बदल देता है। इससे ऊर्जा की बचत होती है, लेकिन धीरे धीरे ये शॉर्टकट ही हमारी सच्चाई बन जाती है। उदाहरण के लिए, जब किसी ने बचपन में बार बार असफलता का अनुभव किया हो तो उसके अंदर एक आदत बन जाती है, मैं कोशिश करूंगा तो फिर हार जाऊंगा, और वह व्यक्ति आगे कोशिश ही नहीं करता क्योंकि वह आत्मरक्षा की आदत में फंस चुका होता है। इसी तरह गुस्सा, जलन, खुद को नीचा समझना, हर समय चिंता करना, ये सब भी भावनात्मक आदतें बन जाती हैं। और दुख की बात यह है कि हम इन्हें मैं ऐसा ही हूं कहकर स्वीकार कर लेते हैं, बिना समझे कि ये हमारी असली पहचान नहीं, बस पुरानी आदतें हैं। कुछ आदतें हमें सुरक्षित रखती हैं, लेकिन कई आदतें हमें रोकती भी हैं। हम टाल मटोल करते हैं क्योंकि कभी कोई सख्त आलोचना का सामना किया था। हम प्यार से डरते हैं क्योंकि पहले धोखा मिला था। हम सफल होने से डरते हैं क्योंकि मन में बसा है कि ज्यादा बड़ा सपना देखा तो गिर जाऊंगा। ये सब बिहेवियरल लूप्स हैं, एक चक्रव्यूह जिसमें इंसान फंस जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कोई भी आदत स्थायी नहीं होती। वैज्ञानिक बताते हैं कि 21 से 66 दिन तक लगातार अभ्यास करने से दिमाग में नया न्यूरल पैटर्न बन सकता है। यानी अगर हम चाहे तो हम खुद को नया बना सकते हैं, एक ऐसी इंसानियत जो डर से नहीं, समझ से चलती हो। इसके लिए जरूरत है 1. पहचानने की कि कौन सी आदतें हमें कंट्रोल कर रही हैं। 2. स्वीकार करने की कि उन्हें बदला जा सकता है। और 3. दृढ़ निश्चय कि हम नए पैटर्न बनाएंगे। एक और जरूरी बात, हमें अपनी आदतों के पीछे के भावनात्मक ट्रिगर को समझना होगा। अगर आप हर बार तनाव में खाने लगते हैं तो देखिए कि वो तनाव कहां से आ रहा है। अगर आप हर बात पर चिढ़ जाते हैं तो सोचिए कि अंदर क्या अधूरा है जो बाहर निकल रहा है। इस अध्याय का सार यही है, हमारी आदतें हमारे अतीत का प्रतिबिंब होती हैं, लेकिन हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें बदलते हैं या नहीं। जब तक हम अनजानी आदतों को पहचान कर उन्हें तोड़ते नहीं, तब तक वे हमें चुपचाप चला रही होती हैं, जैसे हम कोई प्रोग्राम किए हुए रोबोट हों। लेकिन याद रखिए, आप आदतों के गुलाम नहीं हैं, आप उनके निर्माता हैं। और जब आप उन्हें रिकोड करना शुरू करेंगे, तब आपकी जिंदगी एक नया रूप लेगी। क्या आप तैयार हैं अगले अध्याय की गहराई में उतरने के लिए? अध्याय 5, रिश्तों की मनोविज्ञान, क्यों हम जुड़ते और टूटते हैं। इंसान का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख दोनों रिश्तों से आता है। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो खुद को पूरा महसूस करते हैं, और जब कोई रिश्ता टूटता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारा एक हिस्सा बिखर गया हो। लेकिन सवाल यह है, हम किसी से जुड़ते ही क्यों हैं, और फिर क्यों वही रिश्ता हमें तोड़ भी देता है? इसका जवाब छुपा है हमारे मानव मस्तिष्क और बचपन के अनुभवों में। इंसान जन्म से ही सामाजिक प्राणी है। शारीरिक सुरक्षा से ज्यादा हमें मानसिक सुरक्षा की जरूरत होती है। अपनापन, बिलोंगिंगनेस, भावनात्मक जुड़ाव। यही वजह है कि एक नवजात बच्चा अपनी माँ की गोद में ही सबसे ज्यादा शांत होता है। रिश्ते हमारे दिमाग में डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स को सक्रिय करते हैं, जो हमें खुशी, प्रेम और संतोष का अनुभव कराते हैं। लेकिन हर रिश्ता खूबसूरत नहीं होता। कुछ रिश्ते गहरा दर्द देते हैं, धोखा, उपेक्षा, भावनात्मक हिंसा। क्यों? क्योंकि हम अक्सर अपने अंदर की अधूरी जगहों को दूसरों से भरने की कोशिश करते हैं। अगर बचपन में हमें सुरक्षा नहीं मिली तो हम किसी रिश्ते में जाकर उसकी उम्मीद करते हैं। अगर हमें कभी सराहना नहीं मिली तो हम पार्टनर से अनगिनत बार तारीफ की उम्मीद करते हैं। और जब सामने वाला वैसा नहीं करता तो रिश्ता टूटने लगता है। इसका आधार है अटैचमेंट थ्योरी। यह बताती है कि हमारा जुड़ाव दूसरों से कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पहले अनुभव कैसे थे। सिक्योर अटैचमेंट। अगर बचपन में हमें प्यार, देखभाल और स्थिरता मिली तो हम बड़े होकर संतुलित और स्वस्थ रिश्ते बना पाते हैं। एंग्शियस अटैचमेंट। जिन बच्चों को अनिश्चितता और उपेक्षा मिली, वे बड़े होकर क्लिंगी या इनसिक्योर हो जाते हैं। उन्हें हर समय यह डर सताता है कि कहीं कोई उन्हें छोड़ न दे। अवॉइडेंट अटैचमेंट। जिन्हें भावनाओं को दबाकर जीना पड़ा, वे बड़े होकर किसी पर भरोसा नहीं करते और भावनात्मक दूरी बना लेते हैं। यही वजह है कि हम कभी जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हैं और कभी हर किसी से दूर भागते हैं। हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं और सोचते हैं कि शायद सामने वाला बदल जाए, लेकिन असल में हमें अपने रिश्तों के पैटर्न को समझना होता है।
रिश्ते तब भी टूटते हैं जब हम उम्मीदें बहुत ज्यादा लगा लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि सामने वाला भी इंसान है, परफेक्ट नहीं। हम उसे अपने आदर्शों के खांचे में फिट करना चाहते हैं, और जब वो वैसा नहीं निकलता तो निराशा होती है। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की इस लड़ाई में कई रिश्ते दम तोड़ देते हैं। रिश्तों की गहराई समझने के लिए हमें दो बातें सीखनी होंगी। 1. इमोशनल बाउंड्रीज। हर रिश्ते में एक सीमा होनी चाहिए जहां सामने वाले की आजादी बनी रहे और हमारी भी। 2. कम्युनिकेशन। जब हम अपने दर्द, जरूरतें और डर खुलकर बताते हैं, तभी दूसरा इंसान हमें समझ सकता है। चुप रहकर उम्मीद करना और फिर नाराज होना, यह रिश्ते को अंदर से खोखला करता है। यह भी जरूरी है कि हम अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझें। क्या हमें किसी की बात जल्दी चुभती है? क्या हम बार बार वैलिडेशन चाहते हैं? ये हमारे अंदर के पुराने जख्मों की निशानी हो सकती है। जब हम इन्हें समझते हैं, तभी हम अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। इस अध्याय का सार यही है। रिश्ते सिर्फ जुड़ने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को पहचानने का जरिया है। जब हम खुद को ठीक करते हैं, तब रिश्ते भी खुद ब खुद सुधरने लगते हैं। तो अगली बार जब कोई रिश्ता आपको तोड़े, तो ठहरिए और सोचिए, क्या टूटना बाहर हुआ या अंदर? क्या आप तैयार हैं अगले अध्याय की और भी गहराई में उतरने के लिए? अध्याय 6, डार्क साइड। हर इंसान के अंदर छिपा अंधेरा। हम सभी खुद को अच्छा इंसान मानना चाहते हैं। हम दूसरों के सामने मुस्कुराते हैं, मदद करते हैं, संयमित रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी बात है जिसे आप दुनिया से छिपाते हैं? वो गुस्सा जो आप दबा जाते हैं, वो जलन जो किसी की सफलता पर होती है, वो ख्वाहिशें जो नैतिकता की दीवारें तोड़ना चाहती हैं। यही है हमारी डार्क साइड, यानी वो हिस्सा जिसे हम स्वीकार नहीं करते, लेकिन जो हमारे अंदर पूरी ताकत से मौजूद रहता है। हर इंसान के अंदर उजाला भी है और अंधेरा भी। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने उजाले को दिखाते हैं और अंधेरे को छुपा लेते हैं, तो कुछ अपने अंधेरे में ही जीने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। हम सभी के भीतर एक जंग चलती रहती है, नैतिकता और वासना के बीच, संयम और क्रोध के बीच, करुणा और बदले की भावना के बीच। यह डार्क साइड हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा होता है जिसे कार्ल जुंग ने शैडो सेल्फ कहा, यानी वो पहलू जिसे हम समाज के डर से दबा देते हैं, लेकिन जो हमारे फैसलों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं को अंदर से नियंत्रित करता रहता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी को देखकर ईर्ष्या महसूस करते हैं लेकिन ऊपर से मुस्कुरा देते हैं, तो हमारी छाया सक्रिय हो जाती है। जब हम बार बार खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर बैठा कमतर होने का डर बोल रहा होता है। डार्क साइड का सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब हम उसे मानने से इनकार करते हैं। हम सोचते हैं कि मैं तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मुझे किसी से जलन नहीं होती, मैं तो बिल्कुल शांत और समझदार हूं। लेकिन जब हालात विपरीत होते हैं, तब वही दबे हुए भावनाएं विस्फोट बनकर बाहर आती हैं। यही कारण है कि कभी कभी सभ्य दिखने वाले लोग भी हिंसा या धोखे जैसे काम कर बैठते हैं, जिन्हें वे खुद कभी स्वीकार नहीं कर पाते। असल सवाल यह नहीं है कि हमारे अंदर अंधेरा है या नहीं, बल्कि यह है कि हम उस अंधेरे को कितना पहचानते हैं। जब हम अपने शैडो सेल्फ को स्वीकार करना शुरू करते हैं, तो हम खुद के असली रूप से मिलने लगते हैं। हम समझते हैं कि हमारी नकारात्मक भावनाएं भी किसी न किसी दर्द से निकली हैं। हमारा गुस्सा, हमारी वासना, हमारी लालसा, ये सब हमारे अपूर्ण अनुभवों का परिणाम है। असल सवाल यह नहीं है कि हमारे अंदर अंधेरा है या नहीं, बल्कि यह है कि हम उस अंधेरे को कितना पहचानते हैं। जब हम अपने शैडो सेल्फ को स्वीकार करना शुरू करते हैं, तो हम खुद के असली रूप से मिलने लगते हैं। हम समझते हैं कि हमारी नकारात्मक भावनाएं भी किसी न किसी दर्द से निकली हैं। हमारा गुस्सा, हमारी वासना, हमारी लालसा, ये सब हमारे अपूर्ण अनुभवों का परिणाम है। डार्क साइड को दबाने से वह और शक्तिशाली होती जाती है। लेकिन जब हम उसे प्रकाश में लाते हैं, यानी उसे पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं और समझदारी से संभालते हैं, तब वह हमारे लिए ऊर्जा बन जाती है। जैसे कोयले का अंधेरा दबाव में बदलकर हीरा बन सकता है, वैसे ही हमारी शैडो सेल्फ अगर सही दिशा में मोड़ी जाए, तो आत्म विकास का सबसे बड़ा साधन बन सकती है। इस अध्याय का मूल संदेश यह है, हर इंसान के भीतर एक छाया है, और जो उस छाया को देखने की हिम्मत रखता है, वही असली रोशनी तक पहुंचता है। डार्क साइड को नकारिए मत, उसे जानिए, क्योंकि जब आप अपने अंदर के अंधेरे को देख लेते हैं, तब आप दूसरों के अंधेरे को भी समझने लगते हैं, और वहीं से शुरू होती है असली इंसानियत। क्या आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि हम सच में क्या चाहते हैं और क्यों हमारी जरूरतें हमारे हर फैसले की जड़ में होती है। अध्याय 7, इंसान की जरूरतें। हम चाहते क्या हैं? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है? मैं असल में चाहता क्या हूँ? पैसा, प्यार, सम्मान, आजादी या सिर्फ शांति?
हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं, चाहे वह नौकरी चुनना हो, रिश्ते निभाना हो, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना हो या दिन रात मेहनत करना, हर एक फैसले के पीछे कोई गहरी जरूरत छिपी होती है। लेकिन अक्सर हम अपनी सतही इच्छाओं में इतने उलझे रहते हैं कि उन जरूरतों की जड़ तक पहुंच ही नहीं पाते। मानव मनोविज्ञान के इतिहास में एब्राहम मास्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स एक ऐसा मॉडल है जो इंसान की जरूरतों को 5 स्तरों में बांटता है। 1. फिजियोलॉजिकल नीड्स, भौतिक जरूरतें, खाना, पानी, नींद, स्वास्थ्य। 2. सुरक्षा की जरूरत, नौकरी, घर, स्थिरता, स्वास्थ्य, सुरक्षा। 3. प्यार और अपनापन, दोस्ती, परिवार, संबंध। 4. स्वाभिमान की जरूरत, आत्मसम्मान, इज्जत, पहचान, सम्मान, सफलता की भावना। 5. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध, अपनी पूरी क्षमता को जानना, रचनात्मकता, उद्देश्य। हमारा जीवन अक्सर इन जरूरतों को पाने की दौड़ में बीतता है। शुरुआत पेट भरने से होती है, फिर सिर छुपाने की जगह चाहिए, फिर अपनापन और प्यार, फिर पहचान और आखिर में वो सवाल, मैं इस दुनिया में क्यों हूं। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब हम किसी एक जरूरत को पूरी करने के लिए बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। कई लोग सुरक्षा की तलाश में अपने जुनून को मार देते हैं, कई लोग इज्जत पाने के लिए दिखावे की जिंदगी जीते हैं, और कई बार हम प्यार की भूख में खुद को खो बैठते हैं। हमारी ज्यादातर परेशानियां इसलिए होती हैं क्योंकि हम अपनी जरूरतों को सीधे तरीके से नहीं, घुमाकर पूरा करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई लगातार मेहनत कर रहा है लेकिन असल में उसे वैलिडेशन चाहिए। कोई बार बार रिश्ते बदल रहा है लेकिन उसे इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए। कोई अकेलेपन से भागने के लिए भीड़ में घुस रहा है लेकिन अंदर से कनेक्शन चाहता है। ये समझना जरूरी है कि हमारी हर इच्छा के पीछे कोई भावनात्मक जरूरत छिपी होती है, और जब तक हम उस मूल भावना को नहीं समझते तब तक हम बाहरी चीजों में उसकी भरपाई खोजते रहेंगे, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। इन जरूरतों को समझने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम दूसरों को भी नए नजरिए से देखने लगते हैं। जिस बच्ची को हमेशा चिल्लाकर पढ़ाया गया हो, वो बड़ी होकर खुद पर भरोसा नहीं कर पाती। उसे सिर्फ समर्थन चाहिए, न कि सलाह। जिस इंसान ने कभी प्यार नहीं पाया, वो अक्सर खुद को दूसरों के लिए साबित करता रहेगा, लेकिन उसे बस अपनापन चाहिए, न कि अटेंशन। जैसे जैसे हम अपनी जरूरतों की गहराई को समझते हैं, वैसे वैसे हम अपनी जिंदगी के सारे उलझे धागों को धीरे धीरे खोलना शुरू करते हैं। हम ये पहचानना सीखते हैं कि कौन सी जरूरत पूरी हो चुकी है और कौन सी सिर्फ एक भ्रम बनकर हमें भटका रही है। इस अध्याय का मूल संदेश यही है, हम जो चाहते हैं वो जरूरी नहीं कि हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो हमें चाहिए उसे पहचान लेना ही असली समझदारी है। अगर हम सच में खुद से ये पूछना शुरू करें, क्या मैं इस चीज को सच में चाहता हूं या सिर्फ एक खालीपन भरने के लिए, तो शायद हम बहुत सारे गलत फैसलों से बच सकते हैं। और जब इंसान अपनी जरूरतों को ईमानदारी से जान लेता है तो वो दूसरों से मांगना बंद कर देता है और खुद को देने लगता है। क्या अब आप तैयार हैं अंतिम और सबसे गहरे अध्याय की ओर बढ़ने के लिए? आत्मज्ञान, जहां आप खुद से मिलने वाले हैं, बिना नकाब के, बिना डर के। अध्याय 8, आत्मज्ञान, खुद को जानना, खुद को बदलना। दुनिया की सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी यात्रा कौन सी है? किसी देश की, किसी सफलता की, किसी रिश्ते की? नहीं, सबसे गहरी और सबसे सच्ची यात्रा होती है खुद के अंदर उतरने की यात्रा, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। जब आप अपने जीवन की तमाम उलझनों, तकलीफों, रिश्तों और आदतों की जड़ तक पहुंचते हैं, तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ मेरा नाम हूं? क्या मैं मेरा पेशा हूं? क्या मैं मेरी सोच, मेरी भावनाएं, मेरा अतीत हूं? ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को समझते समझते गुजार देते हैं, लेकिन खुद से कभी नहीं मिलते। हम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी ही नजरों में ईमानदार नहीं होते। हम खुद को पहचानने के बजाय खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। आत्मज्ञान का मतलब है खुद को देखना बिना जज किए, अपनी अच्छाइयों के साथ साथ अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करना, अपने गुस्से को देखकर डरना नहीं, उसे समझना, अपनी ईर्ष्या, अपने डर, अपनी अधूरी ख्वाहिशों को एक आईने की तरह देखना और कहना, हाँ ये भी मैं हूं। ये वो बिंदु है जहां इंसान बदलने लगता है, क्योंकि बदलाव की शुरुआत स्वीकृति से होती है, न कि नफरत से। हम सोचते हैं कि खुद को बदलने के लिए खुद से नफरत करनी होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तभी आप उसे सुधार सकते हैं। आत्मज्ञान केवल किताबों से नहीं आता, बल्कि ध्यान, मेडिटेशन, मौन, आत्मचिंतन, असहज सवालों से सामना करने से आता है। जब आप अपने अंदर उतरते हैं तो आपको सिर्फ जवाब ही नहीं मिलते, बल्कि वे सवाल भी बदल जाते हैं जो आप पूरी जिंदगी पूछते आए थे। आप पूछते थे, लोग मुझे क्यों नहीं समझते? अब आप पूछते हैं, क्या मैंने खुद को कभी समझा? आप पूछते थे, मुझे हमेशा दर्द ही क्यों मिलता है? अब आप पूछते हैं,
क्या मैं उसी घाव को बार बार खुद नहीं चुन रहा हूं? आप पूछते थे, क्यों कोई मुझे प्यार नहीं करता? अब आप पूछते हैं, क्या मैंने कभी खुद को सच में अपनाया है? आत्मज्ञान का कमाल यही है, ये बाहर की लड़ाई को भीतर की समझ में बदल देता है। और जब भीतर शांति आती है तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद बेहतर लगने लगती है। इस अध्याय का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश है, जब आप खुद को सच में जान लेते हैं तब आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रह जाती। आप न किसी से ऊपर होते हैं न किसी से नीचे, आप बस होते हैं, और वही सबसे बड़ी आजादी है। तो दोस्तों, आपने आज तक शायद दुनिया को बदलने की बहुत कोशिश की होगी, लोगों को समझाने की, रिश्तों को संभालने की, हालात से लड़ने की। लेकिन इंसानी स्वभाव को डिकोड करने की असली शुरुआत तब होती है जब हम खुद से सवाल पूछना शुरू करते हैं। हमारे भीतर एक सोच है, एक भावना है, एक आदत है, एक अंधेरा है, और एक ऐसा मैं है जिसे आज तक किसी ने पूरी तरह समझा ही नहीं। और जब हम खुद को समझने की इस यात्रा पर निकलते हैं तो बाहर की दुनिया बदलने लगे या न लगे, हमारी नजरिया जरूर बदलने लगती है। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग छोटी सी बात पर टूट जाते हैं और कुछ बड़ी बड़ी समस्याओं में भी मुस्कुरा लेते हैं? क्योंकि फर्क सोच में नहीं, स्वभाव की समझ में होता है। इस पूरी सीरीज का मकसद सिर्फ आपको ज्ञान देना नहीं था, बल्कि आपको अपने अंदर झांकने की प्रेरणा देना था। और याद रखिए, जब इंसान खुद को जान लेता है तो दूसरों को समझना आसान हो जाता है, और जब हम समझने लगते हैं तभी असली बदलाव शुरू होता है। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद कोई और भी अपने अंदर के खुद से मिलने के लिए रास्ता ढूंढ रहा हो। और ऐसे ही गहरे विषयों पर वीडियो पाने के लिए रेडिफाई हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली यात्रा में एक और सोच के दरवाजे के साथ। तब तक याद रखिए, जवाब बाहर नहीं, भीतर है।